चेक बाउंस के केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जब आप किसी को चेक देते हो और वो चेक बैंक में जाकर के बाउंस हो जाता है, आपका काम होता है कोर्ट के सामने ऐसा एक एविडेंस ला करके रख देना जिससे ये साबित हो सके कि आपसे एक्यूज्ड यानी कि अभियुक्त ने पैसा लिया था। लेकिन देश में क्या चल रहा है, हवा में केस फाइल कर दिया जाता है, लटक लटक के केस चलता है, कोई एविडेंस नहीं है आपने किससे कब पैसा लिया है, कितना लिया है, कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई चेक बाउंस केस में इन्वॉल्व हो, चाहे वो कंप्लेनेंट पार्टी के रूप में या फिर एक्यूज के रूप में, 5 पॉइंटर्स मैं आपको बताऊंगी, जरा चेक कर लीजिए आपके केस पर है या फिर नहीं है। सो दिस केस इज रिवॉल्विंग अराउंड, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खुद व्याख्या किया कि अगर किसी संस्था या कंपनी की तरफ से कोई व्यक्ति चेक साइन करता है और एग्रीमेंट के अनुसार वही व्यक्ति फाइनेंशियल जिम्मेदारियों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो वो व्यक्ति सेक्शन 138 के अंदर बच सकता है क्या? उनके खिलाफ कोई भी सेक्शन 138 के अंदर केस नहीं चल सकता है? क्या लगता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल में। तो अगर आपका पाला चेक से पड़ता है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। चेक बाउंस होते ही सीधे सीधे जेल नहीं हो जाता है, यहाँ पर डबल दी अमाउंट यानी कि जो अमाउंट बाउंस हुई है उसका डबल आपके ऊपर फाइन के रूप में लगाया जा सकता है और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट आपको मिल सकती है। तो ये तो गई पनिशमेंट की बात। मेन सवाल तो ये है कब आपके खिलाफ केस फाइल हो सकता है, बुनियाद कब बनेगा, कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है। तो नंबर 1, जब आपने किसी को चेक दिया है और वो चेक बैंक में जाकर के बाउंस हो चुका है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के चलते, आप इस सेक्शन के अंदर आ जाते हो। नंबर 2, अगर चेक क्लियर होने से पहले आप अकाउंट को क्लोज कर देते हो तब भी आपके खिलाफ चेक बाउंस केस अंडर सेक्शन 138 फाइल किया जा सकता है। नंबर 3, बिना किसी वैलिड रीजन के चलते अगर आप पेमेंट स्टॉप कर देते हो तब भी वहां पर भी अट्रैक्ट हो जाता है सेक्शन 138, आपके खिलाफ इस सेक्शन के अंदर केस चलाया जा सकता है। लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, टेक्निकल प्रॉब्लम, मान लीजिए सिग्नेचर मिसमैच हो गया है, वहां पर भी ऐसा केस आपके खिलाफ चल सकता है। तो यहीं पर टाइम लिमिट के बारे में बात करते हैं। इसके ऊपर बेस करके भी केस को खारिज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है। चेक का वैलिड रिप्रेजेंटेशन हुई थी या नहीं, यानी चेक इश्यू होने से 3 महीने के अंदर अंदर उसको जमा करनी पड़ेगी। अभी मान लीजिए चेक बैंक में गया है, ठीक है, वैलिड रिप्रेजेंटेशन हुई थी लेकिन वो बाउंस हो गया है। इस पर्टिकुलर परिस्थिति में आपको रिटर्न मेमो लेना है और वहां पर देखना है क्या लिखा है, किस कारण के चलते चेक बाउंस हुई है। नेक्स्ट काम जो आपको करना है, अगर आप कोई कंप्लेनेंट पार्टी हो, फिर आपके पास रहेगा 30 दिन का समय। आपको समय दिया जाएगा लीगल नोटिस भेजने के लिए, इसको हम लोग डिमांड नोटिस भी कहते हैं, जहां पर आप 15 दिन का समय उनको देते हो कि आप पैसा वापस लौटाइए। सो कंप्लेनेंट के पास रहेगा 30 डेज और एक्यूज के पास रहेगा 15 डेज। ये 15 दिन के अंदर अंदर एक्यूज पर्सन सेटल करेगा मैटर को आपके साथ या फिर वो रिप्लाई करेगा उस लीगल नोटिस का। अभी ये 15 दिन के अंदर अंदर अगर अभियुक्त मैटर को सेटल नहीं करता है आपके साथ या फिर कोई रिप्लाई भी नहीं आता है उस लीगल नोटिस का, यही पर्टिकुलर स्टेज में मैटर डिसऑनर का रूप ले लेता है। यानी बात बहुत क्लियर है, सिर्फ चेक बाउंस होते ही आप केस फाइल नहीं कर सकते हो। जब वो चेक बाउंस डिसऑनर ऑफ चेक का रूप ले लेता है, केवल तभी आप केस फाइल कर सकते हो, कॉज ऑफ एक्शन आपके पास अराइज हो जाता है। लेकिन आज का जो केस है, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था, तो केस का नाम है के रंगनायाकुलु वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अदर्स, डेट ऑफ ऑर्डर 12 मई 2026, एसएलपी नंबर 1915 ऑफ 2025। देखिए 6 पेज का ऑर्डर है, ऑन रिकॉर्ड जो कही गई है वही मैं आपको समरी करके बताऊंगी। जजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है, आप खुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। सो फैक्ट्स ऑफ द केस, यहाँ पर एक्यूज्ड को जेल की सजा मिल चुकी थी। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में 1.5 करोड़ रुपए का चेक बाउंस हो चुका था। ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया था एक्यूज्ड को। फिर मैटर आगे चला हाईकोर्ट के सामने, हाईकोर्ट ने भी पाया कि ये तो दोषी है और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने 1 साल की रिगोरस इम्प्रिजनमेंट और इसी के साथ ही साथ 1.5 करोड़ की फाइन लगा दिया था और फाइन ना देने पर 1 साल की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई।
अब हाईकोर्ट ने एपिलेंट को कस्टडी में लेकर बची हुई सजा पूरी करने का भी निर्देश दिया और इसी को ही चैलेंज किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फाइनल डिसीजन। तो यहीं पर 5 पॉइंट्स की बारी। पॉइंट नंबर 1, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ अथॉराइज सिग्नेटरी होने का बहाना लेकर एपिलेंट जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। पॉइंट नंबर 2, इस पर्टिकुलर केस में एक एमओयू था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके अनुसार एपिलेंट ही वही व्यक्ति था जो एनजीओ की तरफ से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रेमिटेंस के लिए जिम्मेदार था। पॉइंट नंबर 3 की बारी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को यहां पर नोटिस की थी कि इस पर्टिकुलर एक्यूज्ड के ऊपर ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि चेक के ऊपर सिग्नेचर करने की जिम्मेदारी दी थी। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर था वहां पर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोर्ट ने पाया कि प्रैक्टिकल रूप से एपिलेंट ही चेक का ड्रॉयर था और सेक्शन 138 की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही लागू होती है। यहीं पर अंतिम फैसला की बारी। कन्विक्शन यानी कि जेल की सजा को ही बरकरार रखा। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि एपिलेंट सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर दोषी है। हालांकि कोर्ट ने सजा में थोड़ी सी राहत दी और कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि 2 महीने के अंदर अंदर 1.5 करोड़ रुपीस जमा करो और अगर 2 महीने की अंदर अंदर राशि जमा नहीं की गई तो अभियुक्त को 1 साल की रिगोरस इंप्रिजनमेंट भुगतनी होगी। ये जजमेंट महत्वपूर्ण क्यों है? तो समरी में बस 2 लाइन आपके लिए। अगर किसी संस्था या कंपनी की तरफ से कोई व्यक्ति चेक साइन करता है और एग्रीमेंट के अनुसार वही व्यक्ति फाइनेंशियल जिम्मेदारियों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है तो वो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सिर्फ मेन अथॉराइज सिग्नेटरी हूं कहकर जिम्मेदारी से बचना संभव नहीं होगा। तो जजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है, आप खुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है तो जरूर इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।